ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो है फिफ्थ फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राइट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन से लिया गया है ये फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका हमारा अलग से चैप्टर है जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बेसिक डिफरेंस होता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड on the principle of cooperation and coordination between legislative and executive organs, while the presidential system is based on doctrine of separation of parts between the two organs। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो हमारा लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है वो आपस में लिंक्ड होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में कंप्लीटली अलग होते हैं और ये सेपरेटेड होते हैं। इनके अंदर एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है दोनों के बीच में। ये कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अमेरिका के अंदर होता है। तो हमने ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना लेते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया है ऑफ ब्रिटेन। ठीक है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वेस्टमिंस्टर एक जगह है लंदन के अंदर जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट सिचुएटेड है, और वहाँ पे सबसे पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ओरिजिन हुआ था, वहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ था। इसलिए इसको नाम देने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू लेजिस्लेचर एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। और कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस ऑफ पावर होता है, यानी कि मेन पावर, रियल पावर किसके हाथ में होती है? जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके हाथ में होती है, इसलिए इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। The Constitution establishes the parliamentary system not only at center but also in the states। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चूज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये ना तो बस सेंटर पे है बट स्टेट्स के अंदर भी है। दोनों के अंदर, दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिक फीचर्स हम डिटेल में तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इनको बस जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है जो बस टाइटल के लिए, बस पेपर वर्क के लिए एग्जीक्यूटिव या हेड होता है, और वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास सारी की सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, वो होता है रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है या नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, यानी कि जो पार्टी लोकसभा के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से जीत जाती है वो अपनी पार्टी बना लेती है, और उसी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ये तो बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है या आंसरेबल होता है टू लेजिस्लेचर। फोर्थ है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ पे डुअल मेंबरशिप होती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो दो मेंबरशिप निभाते हैं। एक तो लेजिस्लेचर के पार्ट भी होते हैं, वो एमपीज भी होते हैं चाहे वो किसी भी हाउस में हो, और दूसरे वो मिनिस्टर्स भी होते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव के पार्ट भी होते हैं। तो जो मेंबरशिप होते हैं मिनिस्टर्स की वो लेजिस्लेचर के अंदर भी होती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। अगर हम सेंटर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव को लीड करता है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट्स के अंदर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड करता है। सिक्स्थ, डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि हमारी लोकसभा या असेंबली, जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो सकती है, या लोअर हाउस डिसॉल्व हो सकता है। कब? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। ठीक है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, ऑल्दो ये जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है ये ज़्यादा से ज़्यादा, ऑल्दो कंप्लीटली जो है बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर, बट स्टिल देर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। कुछ बेसिकली दो मेजर डिफरेंस हैं इन दोनों के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहला जो है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है वो कंप्लीटली एक सॉवरेन बॉडी है। कहा जाता है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पार्लियामेंट है, कि उसके आगे किसी का भी ज्यूरिसडिक्शन, किसी का भी जुडिशियल रिव्यू नहीं चलता, नीदर द सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन जो है पार्लियामेंट के ऊपर नहीं काम करता। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। हमारा पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हाथ नहीं लगा
लगा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था? 1973 के केशवानंद भारती केस के जजमेंट के अंदर, राइट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीटली सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी अदर बॉडी, बट इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज के अंदर काम करता है। फर्दर दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो इंडियन स्टेट है, जो इंडिया है, वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट करके आता है। बट ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक मोनार्क होता है, यानी कि जो क्वीन या किंग होता है वो हेरिडिटरी पोजीशन होल्ड करता है, वो इलेक्ट करके नहीं आता। इसलिए इंडिया जो एक रिपब्लिक स्टेट है और ब्रिटेन एक मोनार्की है, ठीक है। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड मेंबर होता है, इसलिए इंडिया एक रिपब्लिक है। वाइल ब्रिटिश स्टेट जो है वहां पे हेरिडिटरी हेड होता है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे किंग हो या क्वीन हो, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसलिए ब्रिटेन एक मोनार्की है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और इन ब्रिटेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अभी कुछ टाइम पहले से क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो हो रहा है और क्रूशियल हो रहा है, दैट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर सबसे बड़ा यही होता है कि वहाँ पे एक इंसान के अंदर या एक हैंड के अंदर सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, जैसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। बट मॉक करने के लिए क्या बोला गया कि आजकल इतनी ज़्यादा जो हमारी जो सिग्निफिकेंस है या फिर डोमिनेंस है प्राइम मिनिस्टर की, वो इतनी बढ़ चुकी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, मजाक उड़ाने के लिए। नेक्स्ट फीचर है हमारा है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब दो चीजें साथ में चलती हैं, राइट। हमने जैसे पहले देखा था कि रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, राइट। फिर हमने देखा था यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी भी है इंडिया में थोड़ी सी, और थोड़ा सा जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एक्सट्रीम में अगर हम देखें तो कहाँ पे होती है? ब्रिटेन के अंदर होती है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी अगर हम देखें तो वो कहाँ पे होती है? अमेरिका के अंदर होती है। इंडिया के अंदर फिर से दोनों एक्सट्रीम्स नहीं होते, बट दोनों का सिंथेसिस है, एक ब्लेंड है, ठीक है। ना तो हमारा पार्लियामेंट कंप्लीटली एक्सट्रीमली सॉवरेन है, और ना ही हमारी जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कंप्लीटली सुप्रीम है ओवर पार्लियामेंट। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल प्ले करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेंटी है, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विद दैट ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, और अमेरिका के अंदर जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू द पार्लियामेंट। तो इंडिया ने इन दोनों एक्सट्रीम्स को ना चुनते हुए एक बीच में सिंथेसिस का एक स्टैंड लिया है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ऊपर देखा ही कि वो ब्रिटिश सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएस। यूएस के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू पावर है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड है, और इंडिया के अंदर थोड़ी सी नैरो है उससे ज़्यादा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बोल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली जो है सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो जुडिशरी है वो थोड़ा सा सुप्रीम है, प्लस उसके साथ साथ पार्लियामेंट भी हमारा सॉवरेन है, ठीक है। दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बैलेंस करती हैं एक दूसरे को। दिस इज बिकॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, और हमारा इंडिया के अंदर क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूंगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये अपने आप के अंदर ये टॉपिक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका के अंदर होता है, और इंडिया के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना होते हुए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता है। Therefore, the framers of Indian Constitution have preferred a proper synthesis between British principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? एक कंप्लीट सिंथेसिस लिया, एक बैलेंस बनाया जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के बीच में, राइट। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review। यानी कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया
और वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो जुडिशियल रिव्यू की पावर इस्तेमाल करके उस लॉ को खारिज कर सकता है, रद्द कर सकता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऊपर हो गया, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सुप्रीम कंट्रोल ही ऊपर है और पार्लियामेंट उसके नीचे है, नहीं। पार्लियामेंट भी एक पावर कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। कैसे? द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारी पूरी की पूरी जो है जुडिशरी काम करती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर या अमेंड करने की पावर आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट की वजह से हमारा जुडिशरी एग्जिस्ट कर रहा है और जुडिशरी की वजह से हमारा पार्लियामेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में एक बैलेंस और सिंथेसिस है। नेक्स्ट फीचर हम बात करते हैं, सेवंथ फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है, सबसे पहली बात तो वो इंटीग्रेटेड है और दूसरा वो इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड इस वजह से है कि हमारा एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करता है फेडरल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। बट अमेरिका के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, वहाँ पे फेडरल जुडिशरी अलग है और स्टेट के अंदर अपनी जुडिशरी अलग है। वहाँ के स्टेट जो कोर्ट्स हैं वो अगर चेंज हो जाए, यानी कि वहाँ से कोई अपील जो है वो फेडरल कोर्ट के पास नहीं जाती, वो डायरेक्टली जो है अलग प्रोसीजर होता है एज कम्पेयर टू इंडियन जुडिशरी, जहाँ पे डायरेक्टली जो अपील है अगर हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाती तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। और दूसरा हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है हमारी जुडिशरी के ऊपर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है एक जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। ये जो हमारा हायरार्की है, जुडिशियल हायरार्की में सबसे टॉप पे एपेक्स लेवल पे कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। बिलो इट देर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स हैं और उनके नीचे फिर हमारे लोअर डिविजनल कोर्ट्स होते हैं। Under a high court, there is a hierarchy of subordinate courts, that is district courts and other lower courts. हाई सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हमारे हाई कोर्ट, उनके नीचे अलग अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दूसरे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। यानी कि ये सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं वो क्या अप्लाई करते हैं, क्या इन्फोर्स करते हैं? सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज। अनलाइक इन द यूएसए के अंदर क्या होता है, ये काम नहीं होता कि हर कोर्ट जो है सेंट्रल के लॉ और स्टेट लॉ दोनों अप्लाई कर रहा है, नहीं। फेडरल लॉज एनफोर्स की जाते हैं फेडरल जुडिशरी में और स्टेट लॉज एनफोर्स की जाते हैं स्टेट जुडिशरी में, यानी कि दोनों आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, सेपरेटेड है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो फेडरल कोर्ट है हमारा, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, राइट। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है द गारंटियर ऑफ या गारंटर ऑफ सुप्रीम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, गारंटी करता है उनको, ऑफ द सिटीजन्स एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है। Hence the constitution has made various provisions to ensure its independence। यानी कि इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे ऐसे वेरियस प्रोविजंस हैं जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है, उसको इंश्योर करता है उसकी इंडिपेंडेंस। और वो क्या क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस, यानी कि जो जजेस होता है उनके पास एक फिक्स्ड टेन्योर होता है कि इतने से इतने टाइम तक वो सर्व कर सकते हैं। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस, की जजेस की जो कंडीशंस हैं वो फिक्स कर दी जाती हैं स्टार्टिंग में ही और वो बाद में चेंज नहीं होती। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो चार्ज्ड हैं। अभी चार्ज्ड का मतलब बताता हूं मैं। चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितने भी सुप्रीम कोर्ट जो खर्चा करेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है और वो चार्ज्ड है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ये नहीं कह सकता कि तुमने इस साल जो है 50 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए, 25 करोड़ में भी काम हो सकता था, नहीं। वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसका जो बजट है वो चार्ज्ड है, अनक्वेश्चनेबल है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और वो कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, कि आप लोकसभा में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, राइट। ये प्रोहिबिटेड है कि आप डिस्कस नहीं कर सकते ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस, की जजेस ने किस तरह से काम किया है लेजिस्लेचर में बैठ के। बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद आप जज जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट। उसको पनिश करने का फॉर इट्स कंटेम्प्ट ये वेस्टेड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और ये हमारा आर्टिकल 50 के अंदर मेंशन्ड है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा और कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो दिखाते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो हमने देख लिया किस तरह से वो इंटीग्रेटेड है, साथ में हर लेवल जो है स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज को अप्लाई करता है, इन्फोर्स करता है और इंडिपेंडेंट भी है, ये भी हमने देख लिया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स तो अपने आप में ही पूरा अलग चैप्टर है और इसको एक साथ कभी डिस्कस किया ही नहीं जा सकता, बट हम इसको एक बार एक ओवरव्यू बस एक देख लेते हैं, एक फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाती है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो वो आता है आर्टिकल 14 से 18 तक। बी फ्रीडम की अगर हम बात करें, राइट टू फ्रीडम 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23-24 में। फिर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो 25, 26, 27, 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो 29, 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जिसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है। बीच में आप देखेंगे 30 पे यहाँ खत्म हो रहा है, 32 पे यहाँ आ रहा है, तो 31 कहाँ गया? तो 31 जो हमारा था ओरिजिनली 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब 7 फंडामेंटल राइट थी और 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो बाद में खारिज कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था 1978 के अंदर। जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तब राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये आप हमेशा याद रखना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स अपनाए जाते हैं, राइट। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टिरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसका काम क्या होता है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, वो एग्जीक्यूटिव जो है वो लिमिटेशंस करें उसकी टिरनी पे, यानी कि वो कहीं अथॉरिटेटिव ना हो जाए, राइट। कि वो कंप्लीटली अपनी मर्जी ना करना शुरू कर दे, अथॉरिटेरियन रूल ना शुरू कर दे। उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या पॉजिटिव लिमिटेशंस लगाने के लिए फंडामेंटल राइट्स का इंक्लूजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड द आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर भी जो है आर्बिट्ररी लॉज ना बनाना शुरू कर दे। इस वजह से उस पर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को इंक्लोज या फिर अडॉप्ट किया था। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। वो जस्टिसिएबल इन नेचर के अंदर, यानी कि अगर आपके एक फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अपील कर सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। दैट इज दे आर एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, कि आप अगर आप वो वायलेट होते हैं तो आप जा सकते हो कोर्ट्स के अंदर उनको एनफोर्स करने के लिए। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई वायलेट हुआ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? विच कैन इशू द रिट्स ऑफ हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी एंड को वारंटो फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ दीज राइट्स। और इन राइट्स को, जो आपकी राइट्स वायलेट हुए, इनको रिस्टोर करने के लिए वो 5 रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन्ड है। However, the fundamental rights are not absolute and subject to reasonable restrictions। यानी कि वो जो है कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है और सैक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी कि ऐसे नहीं है कि वो डिवाइन है नेचर में और कभी चेंज ही नहीं किए जा सकते। ये तो हमने देखा ही है कि सबसे पहले आर्टिकल 32 हटा ही दिया था, तो इसके तो डायरेक्टली पता ही लग गया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसैंक्ट तो नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है और सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और उनके ऊपर भी कुछ रीजनेबल पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस हैं। Further, they are not sacrosanct and can be curtailed or repealed by the parliament through a constitutional amendment act। और अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर अपनी पावर इस्तेमाल करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर सकती है, जिससे कोई भी फंडामेंटल राइट कर्टेल किया जा सकता है या फिर रिपील कर दिया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 के हिसाब से, तो आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जा सकते हैं, एक्सेप्ट 2 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 20 और 21 के आर्टिकल्स के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके छीन लिए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिए थे, इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया था, इंस्पायर किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवल फीचर, यानी कि एक नोवल फीचर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिकली ये कहते हैं हाउ द इंडियन गवर्नमेंट शुड वर्क, कैसा उसको काम करना चाहिए, राइट। इट इज ऑट टू सम मॉरल ऑब्लिगेशंस, किस तरह से कुछ काम होने चाहिए, दे शुड बी डन। वो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर काम करते हैं और इसके अंदर बताया जाता है कि हमें इसका एम क्या होता है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना, राइट। एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना स्टेट का काम होता है अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स या आर्टिकल मेंशन्ड है वो जस्टिसिएबल नहीं है,
ये इंपॉर्टेंट है मार्क करने के लिए कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई फेलो सिटीजन है और वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा आपसे, यानी कि वो एक अच्छा सिटीजन नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि ये मेरा दोस्त जो है वो अच्छा सिटीजन नहीं बन रहा, इसलिए आप इसको ये मेरी राइट्स वायलेट कर रहा है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल या जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि मेरे डीपीएसपी वायलेट हो रहे हैं किसी और की वजह से, राइट। दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था कि 13 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, फिर 36 से शुरू होते हैं और 51 तक हमारे जो है डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर होते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई हो सकते हैं डीपीएसपी, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तब हम डिटेल में सारे के सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे कि वो सोशलिस्टिक हैं, गांधीयन है या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने देखा था कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते थे। उसके कंपैरिजन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। और उनका काम क्या होता है, एम क्या होता है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाई जाए इंडिया के अंदर। However, unlike the fundamental rights, the directives are not justiciable या नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। जो फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट जो डीपीएसपीज हैं वो नॉन जस्टिसिएबल है नेचर के अंदर, दैट इज दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, कि अगर वो वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट्स के अंदर उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। Yet the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of a country. Constitution फिर भी ये वाली बात कहता है, और ये कब कहता है, 1980 के अंदर हमारा मिनेर्वा मिल्स केस हुआ था, जब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में लड़ाई हो गई थी। तब इसका जो जजमेंट आया था 1980 के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों ही इंडिस्पेंसिबल हैं टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से सुपीरियर है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे से बैलेंस की तरह काम करते हैं। इसलिए ये बोला गया दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। देश को चलाने के लिए प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये फंडामेंटल है। एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग दीज लॉज। और स्टेट की या गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए लॉज बनाने के लिए। Hence they impose a moral obligation on the state authorities for their application. इस वजह से ये जो DPSPs हैं, ऑल्दो वो जस्टिसेबल नहीं है नेचर में, बट वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालती हैं स्टेट के ऊपर या स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर उनके काम करने के लिए। बट जो रियल फोर्स है या सैंक्शन है बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल। ऑल्दो हमने देखा कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं, बट इनके पीछे जो रियल फोर्स काम कर रही है वो पॉलिटिकल है, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। यानी कि पब्लिक ओपिनियन के पीछे काम कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर की बात होती है डीपीएसपी के अंदर। जब हम मिनेर्वा मिल्स केस की बात करते हैं 1980 की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हेल्ड किया दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड on the bedrock of balance between fundamental rights and directive principles, कि एक दूसरे से ज़्यादा सुप्रीम नहीं है और दोनों इंडिस्पेंसिबल हैं टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल 51A के अंदर या पार्ट 4A के अंदर मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। The original constitution did not provide for the fundamental duties of the citizens. जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1949 में या 1950 में जो कमेंस हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम का कोई पार्ट या टॉपिक नहीं था। These were added during the operation of the internal emergency. जब 1975-77 में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम के बीच में जब हमारा 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको हमने बात करी कि जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तब जो है 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्यों ऐड किया गया? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह ने जो कमेटी बिठाई थी उसके बैकड्रॉप में इनको ऐड किया गया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 का, उसने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। अब 1976 के अंदर बस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, बट 2002 में जो हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। तो अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। और ये कहाँ पे एन्यूमरेट किए गए हैं? in the part 4 of the constitution. The part 4 of the constitution, which consists of only one article, which is article 51A, specifies the 11 fundamental duties, which is
और वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट करना सॉवरेंटी को, यूनिटी को और इंटेग्रिटी को कंट्री के, प्रमोट करना स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल, राइट, और प्रिजर्व करना हमारे रिच हेरिटेज को और कल्चर को ऑफ द कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। और इसके जैसी कुछ और हमारी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सर्व करती हैं एज ए रिमाइंडर, वो हमें याद दिलाती हैं कि एज अ सिटीज़न हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट्स होने के साथ साथ कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ भी हैं जो हमको अपनानी पड़ेंगी, जो हमारी फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ में लिखी हुई हैं। इट इज़ अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स, कि जिस टाइम पे अपनी तुम राइट्स को एंजॉय कर रहे हो उस टाइम के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ एक क्वाइट कॉन्शियस आपको होना चाहिए। दे ऑल्सो हैव टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटीज दे ओ टू द कंट्री, जो आप कंट्री के प्रति या सोसाइटी के प्रति और आपके फेलो सिटीजन्स के प्रति आपको जो ड्यूटीज़ हैं वो भी आपको उनके लिए कॉन्शियस होना चाहिए वाइल एंजॉइंग योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। However, like directive principles, these duties are also non-justiciable in nature. ये भी जो है डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिसेबल हैं और इनको भी आप एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर जाके। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्युलर स्टेट की। अब सेक्युलर स्टेट क्या कहता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें जब पाकिस्तान का डोमिनियन फॉर्म हुआ तो उन्होंने डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया कि वहाँ पे इस्लाम जो है वो हमारा ऑफिशियल रिलीजन होगा, बट इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजन जो है ऑफिशियल नहीं है। अब जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट से। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट थोड़ा नेगेटिव सेक्युलरिज्म की तरफ जाता है, जिसका मतलब है कि स्टेट और चर्च यानी कि जो गवर्नमेंट होगी और जो हमारा रिलीजन होगा या वहाँ पे चर्च की अगर हम बात करें वो आपस में कंप्लीट सेपरेट होंगे, वो आपस में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड द चर्च, ये मतलब है सेक्युलरिज्म का अमेरिका के अंदर। बट जब हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन आपस में कुछ भी करेगा। जो स्टेट या गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन के लिए, बट एक कंस्ट्रक्टिव लेवल तक, उसको एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि कुछ जगह ऐसी आती हैं जब गवर्नमेंट को या स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा रिलीजन के अंदर। ये मतलब होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का, और ये अलग है वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म का जो अमेरिका के अंदर काम करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेक्युलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर स्टेट की बात करता है। हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी इंडिया का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है देश का। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। और ऑल्दो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं किया गया एक्सेप्ट द प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर भी इंदिरा गांधी ने 1976 के अंदर ऐड करवा दिया था, उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया था। बट अगर हम बात करें सेक्युलर टर्म की तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कहीं भी मेंशन नहीं है। ऑल्दो उसका जो आइडियल्स हैं वो कहीं कहीं हमको देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था इमरजेंसी के टाइम पे, तब इंदिरा गांधी ने प्रीएम्बल के अंदर सेक्युलर टर्म इंक्लूड कर दिया था, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। सेकेंड, द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमारा प्रीएम्बल क्या सिक्योर करता है कि सारे के सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं उनके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो कोई भी बिलीफ रख सकते हैं अपने अंदर, कोई भी फेथ वर्शिप कर सकते हैं और किसी की भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी वर्शिप कर सकते हैं, ये वो फ्री हैं इस चीज़ के लिए। तीसरा, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो लॉ की नज़रों में बराबर हैं और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा ऑफ द लॉज। ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमने कई अलग अलग तरीकों की ग्राउंड्स की बात करी आर्टिकल 15 में, बट अगर हम सेक्युलर या सेक्युलरिज्म के रिस्पेक्ट में बात करें तो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सब सिटीजन्स के लिए, सारे के सारे
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कंपनी है और सीईओ कहता है कि मैं प्रेफर करूंगा जैन एम्प्लॉयज़ को ओवर हिंदू एम्प्लॉयज़, तो आप उसको वहाँ जाके कोर्ट में ही नहीं कह सकते कि ये कंपनी वाला है, प्राइवेट कंपनी वाला हिंदूज़ को प्रेफर नहीं कर रहा है, जैन्स को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी चला रहा है। बट अगर आप बात करो किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, मान लो कि आप किसी पीएसयू की बात करते हो, ओएनजीसी की बात करती हो, बीएचईएल की बात करते हो, तो वहाँ पे आप स्टेट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता रिलीजन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। यानी कि हर इंसान जो है उसके पास फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, मना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और उसको प्रोपगेट कर सकता है, बट अंडर सर्टेन पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस, कि जब तक आप सामने वाले को हार्म नहीं कर रहे तब तक आप अपना रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 में एनफोर्स्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। यानी कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने रिलीजियस अफेयर्स या मैटर्स को खुद मैनेज कर सकता है। ये आर्टिकल 26 के अंदर है। नेक्स्ट हमारा है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी इंसान को रिलीजन के बेसिस पे, तभी आपसे बोला जाता है कि मंदिरों में, मस्जिदों में जो है टैक्स नहीं दिया जाता, वो प्रॉपर्टी टैक्स या लैंड टैक्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि रिलीजन का अगर कोई काम हो रहा है तब उनको जो है टैक्स देने का वो कंपेल्ड नहीं है। ये आर्टिकल 27 में है। नेक्स्ट, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेजॉरिटरी यानी कि जिसका फाइनेंशियल एड या तो कंप्लीटली या पार्शियली स्टेट दे रहा होता है, तो वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, राइट। तभी आपको बोला जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई एक रिलीजन को या किसी एक फेस्टिवल को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप किसी एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करोगे स्पेशली, तो ऐसा लगेगा कि आप स्टेट जो है किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे रहा है ओवर अनदर रिलीजन। इसलिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे किसी एक स्कूल की किसी एक क्या कहते हैं कम्युनिटी की या किसी एक रिलीजन की प्रेयर को नहीं करवाया जाता। ऑल्दो प्राइवेट स्कूल्स में ये सब चल सकता है क्योंकि वो पब्लिक स्फेयर नहीं है, वो प्राइवेट स्फेयर है। ये आर्टिकल 28 के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। यानी कि आर्टिकल 29 कहता है कि सारे के सारे सिटीजन जो है, क्या कोई भी सेक्शन सिटीजन्स का, उसके पास कंप्लीट राइट है कि वो अपने डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को कंजर्व कर सकता है। नेक्स्ट, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 कहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो एस्टैब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी मर्जी से। नेक्स्ट, स्टेट जो है वो एंडीवर करता है टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट ये आर्टिकल 44 के अंदर है और आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर आता है। यानी कि ये जो है हम बात कर सकते हैं कि अभी तक स्टेट जो है कोशिश करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, ऑल्दो अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं है और बीजेपी गवर्नमेंट ऑल्दो ट्राई कर रही है, बट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है डीपीएसपी का मैटर है, इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म connotes a complete separation between the religion, the church and the state, the politics। यानी कि मैंने बताया कि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि चर्च और स्टेट जो है आपस में कंप्लीट सेपरेशन रखेंगे, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे के मैटर्स के अंदर। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, राइट। दिस नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इनएप्लीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन। ये इंडियन सिचुएशन के अंदर काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो मेजॉरिटी रिलीजन जो है, वो सबसे मेजर रिलीजन वो क्रिश्चियनिटी है, राइट। तो इस वजह से जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ नहीं होता। बट इंडिया एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस नेशन है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स जो है काम कर सकते हैं, एक टाइम पे साइमल्टेनियसली काम करते हैं। इस वजह से स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा अगर कोई दो रिलीजन या उनसे ज़्यादा के आपस के बीच में कोई क्लैशेस होते हैं, कोई लड़ाई होती है, तो अगर एक ऐसी बॉडी चाहिए जो स्टेट जिसका काम करती है कि वो दोनों के बीच में इंटरफेयर कर सकती है, राइट। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इंडियन सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है। Hence, the Indian Constitution embodies the positive concept of secularism। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होना चाहिए, कि इक्वल रिस्पेक्ट दो सारे रिलीजन को, राइट, और प्रोटेक्ट करो सारे रिलीजन को इक्वली। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सेपरेशन कर दो स्टेट को और रिलीजन को, नहीं, दोनों एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल डिस्टेंस होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। और स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इक्वल रिस्पेक्ट देगा सारे रिलीजन को और प्रोटेक्ट करेगा सारे के सारे रिलीजन को इक्वली।
मोर ओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, हैज़ ऑल्सो एबॉलिश्ड द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने बात करी थी 1909 की मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के अंदर, जब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है किसको, मुस्लिम्स को, क्योंकि 1906 के अंदर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग बनता है, फिर 3 साल बाद इनको मॉर्लेमेंटो जो है मिलके सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं। बाद में 1919 के अंदर, 1935 के अंदर इनको जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम मुस्लिम से बढ़ के एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिलना शुरू हो जाता है। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है आज किसी भी कम्युनिटी को नहीं दिया जाता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं होता है आज के टाइम पे। हाउएवर अगर हम बात करें कि टेम्पररी रिजर्वेशन दिया जाता है ऑफ सीट्स, कि टेम्पररी रिजर्वेशन दिया जाता है सीट्स का फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स टू एंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू देम, ये हर 10 साल के बाद रिवाइज हो जाता है। ठीक है, कि जो अब हमने बात किया था कि जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 70 ईयर्स से 80 ईयर्स तक टेन्योर बढ़ा दिया इस रिजर्वेशन का। ठीक है, यानी कि आज के टाइम पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता, बट टेम्पररी रिजर्वेशन दिया जाता है लेजिस्लेचर के अंदर शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, और ये टेम्पररी बेसिस पे दिया जाता है, हर 10 साल बाद आगे बढ़ जाता है वो, राइट।